हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज हमारा जो है वो होने वाला है यहाँ पर 6.2। बेसिकली अगर 6.2 की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमको दो थ्योरम्स पढ़ने हैं और दो थ्योरम्स यानी प्रमेय के अलावा कुछ उपप्रमेय पढ़ने हैं। देन हमको कुछ उदाहरण देखने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलना है। तो यहाँ पर जो दो थ्योरम्स है, दो प्रमेय है, उनमें से एक प्रमेय हमारा है थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है, इसको मोटा मोटी समझे तो सपोज अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर डीई समांतर बीसी है। क्या है? डीई समांतर बीसी है। तो अगर किसी त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार से डीई समांतर बीसी हो तो ये हो जाता है हमारा एडी बट्टे डीबी और ए बराबर में एई बट्टे एसी। तो कहने का मतलब क्या है, प्रमेय है हमारा यदि डीई समांतर बीसी है त्रिभुज एबीसी में तो ये होता है हमारा एडी बट्टे डीबी और बराबर एई बट्टे ईसी, है ना। यही बातें यहाँ पर तुमको लिखी गई है। ये बातें समझ में आ गई। तो अब करना क्या हमको, ये हमको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और हमको साबित करना है ये बात कि एडी बट्टे डीबी बराबर होता है एई बट्टे ईसी के। ये हमारा कुल मिला के थ्योरम से। आओ देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं। शुरू करें, आ जाओ। तो सबसे पहला काम जो हमको करना होगा वो करना होगा कि गिवन क्या है, हमारे पास दिया क्या है। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है, ये हमारे पास दिया है। दूसरी बात जो देखना है ना हमको, वो क्या देखना है, साबित क्या करना है। ठीक है जी, ये देखना है। तो साबित करना है हमको एडी बट्टे डीबी बराबर होता है एई बट्टे ईसी के, ये साबित करना है। और साबित करने के लिए ना हमको कुछ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या रचना करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे देखना यहाँ गौर से। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से डी ई तो हो गया, डी एफ खींच लेते हैं, डी एफ लंब ए सी खींच लेते हैं। देन हम दूसरा लंब खींचते हैं इधर से ईजी लंब ए बी खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ईजी लंब ए बी खींचा, ईजी लंब ए बी खींचा। अब यहां से एक बात तुम समझ लो, लंब का मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री या ऊंचाई भी इसको हम लोग बोलते हैं। समझो, अगर AC पर लंब DF है इसका मतलब है AE पर भी लंब DF है, क्योंकि AE और AE और AC एक ही रेखा है। इसी तरह से अगर GE पर GE लंब है AD पर तो GE लंब होगा AB पर, क्योंकि AD और AB एक ही रेखा है। बातें समझ में आ गई। दूसरी बात हमको क्या करना है ना, दूसरी बात में हमको यहाँ पर BE और DC को मिला देना है। हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा बीई और डीसी को मिलाना है। ठीक है, तो ये भी बातें हम यहाँ पर लिख देते हैं। आ जाओ, अब एक बात तुमको यहाँ से समझना है, प्रमाण में आ जाओ। सबसे पहला काम हम करते हैं, प्रमाण में आ जाओ। प्रमाण में एक चीज हमको देखना है, यदि एक ही समांतर रेखा और समान एक ही आधार पर यानी समान समांतर रेखा और समान आधार पर कोई दो त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज DBE का देख लो, ये देखो ना, यहाँ से तुमको दिखा दे रहे हैं दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। पहला त्रिभुज क्या है तुम्हारा DBE, इस प्रकार से बन रहा है DBE, ये हो रहा है तुम्हारा DBE। दूसरा त्रिभुज तुम्हारा बन रहा है इस प्रकार से DEC, क्या बन रहा है तुम्हारा DEC। तो ये दो त्रिभुज तुमको बन रहा है और इसका आधार एक है, देखना जरा, DE समान आधार पर बन रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात है ना, समान समांतर रेखा, क्योंकि DE समांतर BC है, ये हमने बताया त्रिभुज में DE समांतर BC है। तो इसका मतलब ये जो दो त्रिभुज है DBE और DEC समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, अतः इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी क्या है,
बीई DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या होगा? DEC। क्यों होगा? क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं, पूरा लिख लेना, समान समांतर रेखा और समान समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। चलो जी, यहां तक अपना काम बन गया। देन हमको करना क्या, यहां पर करना क्या जरा गौर से देखना। हमको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये करना है हमको। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE करे तो इसको क्या लिखेंगे? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हाफ आधार हमारा क्या है? हमारा ADE के लिए आधार मान सकते हैं AD को। अगर आधार AD होगा तो ऊंचाई क्या होगा? GE हो जाएगा, है ना। ऊंचाई क्या हो जाएगा? GE। तो ये होगा हाफ गुने GE गुने हाफ गुने GE गुने हाफ गुने आधार गुने, तो ऊंचाई ले लिया ना, तो आधार ले लो AD पट्टे में। दूसरा त्रिभुज हमारा DBE है, यहाँ भी होगा हाफ, इसका आधार लेंगे। आधार अब की बार हमारे पास DB होने वाला है। क्या होने वाला है? DB होने वाला है। तो आधार हमारा DB हो जाएगा और ऊंचाई हमारा सेम रहने वाला है G। क्यों रहने वाला है सेम? जरा गौर से देखना, इस बात को समझ में आएगा तुमको। एक त्रिभुज हमने बनाया इस प्रकार से, ये मान लो सपोज एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसका ये मान लो DB आधार है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस DB भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा के एक लंब खींचना पड़ेगा हमको इस तरह से, जो कि तुम्हारा G है ना। तो ये ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा हमारा क्या? GE हो जाएगा। ऊंचाई हमारा GE हो जाएगा और आधार हमारा DB हो जाएगा। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब हमको करना क्या है? GE से GE कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जरा बताना। यहां पर तुम गौर से देखो तो यहां पर जो निकल के आ रहा है हमारे पास, ये निकल के आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर में AD बट्टे DB। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलेंगे प्रश्न के दूसरे पड़ाव में। प्रश्न का दूसरा जो पड़ाव है वो क्या है, देखना जरा। अब हमको एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने निकाला था पहले में DBE, अब निकालना है हमको DEC। ये होगा हमारा DEC। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में हाफ का हाफ आधार, उस इससे पहले वाले हमने आधार AD को माना था, अब आधार हम AE को मान लेंगे। आधार हमारा AE हो जाएगा। आधार AE होगा तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा DF हो गया। चलो जी नेक्स्ट, DEC में हाफ, आधार हमारा EC हो जाएगा। आधार हमारा EC, देन ऊंचाई हमारा यही रहने वाला है DF। DF से DF कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। यहां पर बच रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बट्टे EC। ठीक है जी। अब समझो बात को, यदि हम समीकरण 1 का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हो जाएगा, DEC नहीं होगा बाबू, ये हो जाएगा तुम्हारा DBE। ये हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 हमारा क्या बताया था? समीकरण 1 बताया था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का। उसी प्रॉपर्टी का हमने उपयोग कर दिया, DEC लिखा हुआ था, उसको हमने DBE बराबर रख दिया है। ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 से LHS दोनों में बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। इसका मतलब ये एडी बट्टे डीबी और बराबर हो जाएगा एई बट्टे ईसी के। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना हमको। हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ना जी, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ये हो गया तुम्हारा सिंपली थ्योरम प्रूफ। ठीक है जी, ये तुम्हारा काम यहाँ से संपन्न हुआ। सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का, यहाँ पर परमेय संख्या 2 यानी 6.2 का परमेय संख्या 6.2 देखने के लिए जा रही है, यानी दूसरा परमेय जो है इस चैप्टर का वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये है हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस प्रमेय में क्या कहा जा रहा है और हम बात करते हैं, है ना। यहाँ पर बात किया जा रहा है, अगर मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज में यदि दिया हुआ है एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी, तो डीई समांतर बीसी होगा, ये हमको साबित करना है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है एडी बट्टे डीबी और बराबर एई बट्टे ईसी, एई बट्टे ईसी। देन हमको साबित क्या करना है, साबित क्या करना है देखना जरा, साबित करना है, और से देखना, टीई समांतर बीसी। क्या साबित करना है, टीई समांतर बीसी। अब आ जाओ, हमको करना क्या है, हमको करना क्या जरा देखना, यहां से हमको करना ये है, क्योंकि हमारे पास ये दिया ही हुआ नहीं है कि डी समांतर बी से, सिर्फ ये दिया है कि एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी है। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर मान लेंगे यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि डी एफ समांतर, क्या है, डी एफ समांतर बीसी। मतलब यहां पर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा और ये इसका नाम हमने एफ दिया, तो ये हमने कर दिया डी एफ समांतर बीसी। ठीक है जी, आ जाओ। अब दिया क्या है हमारे पास, जरा देखना गौर से, दिया है कि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, ये हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तथा ये भी दिया है कि डीई समांतर, अच्छा ये भी दिया हुआ है ना, डीएफ समांतर है बीसी के। इसका मतलब क्या होगा, डीएफ समांतर यदि बीसी है तो ये बराबर होगा एडी बट्टे डीबी, ये बराबर होगा एएफ बट्टे डीएफ के, एएफ बट्टे एफसी के। किसके बराबर होगा, एएफ बट्टे एफसी। गौर से देखना, एडी बट्टे, देखो डीएफ समांतर है बीसी, इसका मतलब एडी बट्टे डीबी बराबर हो जाएगा एएफ बट्टे एफसी के। ये समीकरण ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा है थेल्स प्रमेय, उससे हो रहा है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखे तो क्या मिलता है हमको, जरा हम बात कर लेते हैं, समझो यहां से। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो यहां पर हमको एडी बट्टे डीबी यहां भी है और एडी बट्टे डीबी यहां भी है, मतलब एलएचएस बराबर है, तो इसका मतलब आरएचएस बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एई बट्टे ईसी, एई बट्टे ईसी बराबर होगा एएफ बट्टे एफसी के। इसके बराबर होगा एएफ बट्टे एफसी के। अब यहां से कुछ और बात करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहां पर करना क्या है, दोनों तरफ एक ऐड कर देना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा एई बट्टे ईसी प्लस 1 बराबर एएफ बट्टे एफसी प्लस 1। अभी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ईसी का ईसी हो जाएगा
और ये हो जाने वाला है हमारा ए ई प्लस ई सी बराबर एफ सी का एफ सी हो जाएगा और ये होगा ए एफ प्लस एफ सी। और से देखना ए ई और ई सी को जोड़ेंगे, ऊपर देखना यहाँ पर ए ई और ई सी को जोड़ेंगे क्या होगा, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो हमारा ए सी निकल के आएगा। ठीक है, तो ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये ए सी और बट्टे में ई सी निकल के आ रहा है। इसी तरह से ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा ए सी निकल के आएगा, बट्टे में एफ सी निकल के आ रहा है। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया और ये निकल के आ रहा है बाबू हमारा ई सी बट्टे बराबर में एफ सी, ई सी और बट्टे में एफ सी। अब आ जाओ ऊपर, कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है ये समझते हैं। कहने का मतलब है ई सी बट और बराबर आ रहा है ना एफ सी के, इसका मतलब एफ और ई एक ही बिंदु है, क्योंकि ई सी और एफ सी बराबर आ रहा है, इसका मतलब एफ और ई एक ही बिंदु है। क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई और एफ एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अब ई और एफ एक ही बिंदु है और साथ ही साथ हमने माना था कि टी एफ समांतर बी सी, इसका मतलब है कि ई एफ समांतर होगा बी सी के। ये हो गया तुम्हारा साबित। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में कुछ एक्सरसाइज 6.2 में ना कुछ हमारे पास उदाहरण है, उसको हम लोग देखेंगे, देन अगले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या है, जरा आओ हम बात करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, तो सबसे पहली बात जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, एक है त्रिभुज ABC और ABC में है ना DE समांतर है BC के, किसके है, DE समांतर BC है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, ये देखो यहां से बाबू हमको सिद्ध करना है AD बट्टे AB, AD बट्टे AB ये बराबर होगा AE बट्टे AC के। कहने का मतलब ये AD बट्टे AB बराबर होना चाहिए AE बट्टे AC के, ये हमको साबित करना है। आ जाओ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रमाण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात को समझो, यहां पर कहा क्या जा रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इस बात में कोई दिक्कत, यहां पर दिया हुआ है ना त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। इसका मतलब ये हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं इसको AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर में AE बट्टे EC, ये हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ये हमको थेल्स प्रमेय से होता है या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से होता है। ठीक है, जो हमारा प्रमेय संख्या 6.1 था उसके अनुसार। ठीक है, अच्छा इसको हम ये भी तो कर सकते, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए तुमको। इसको अगर उलट ले, व्यतक्रम ले ले इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DB बट्टे AD और बराबर EC बट्टे AE। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, व्यतक्रम लेने पर, व्यतक्रम लेने पर मतलब हमने उल्टा किया। और ऐसा कर सकते हैं मैथ में, हम उल्टा करना है तो दोनों तरफ उल्टा करना है ना, किसी एक तरफ उल्टा नहीं करेंगे हम। अगर मान लो LHS में उल्टा कर रहे हैं तो अपन RHS में भी उल्टा करेंगे। ये हो गया हमारा। चलो आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा DB बट्टे AD प्लस 1 और EC बट्टे AE प्लस में 1। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बाबू, यहां पर क्या करना है आप जरा देखना,
तो यहाँ पर अब अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, AD और 1 का एलसीएम AD हो जाएगा हमारा। AD से AD में डिवाइड करेंगे 1 और 1 को DB से डिवाइड जो गुना करेंगे तो ये हमारा DB हो जाएगा। प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 से AD में भाग देंगे AD होगा, AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा AD हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको ऐड करेंगे तो AE का AE हो जाएगा और EC प्लस AE हमारा हो जाएगा। आ जाओ, अब यहाँ देखेंगे DB और AD को जोड़ेंगे, DB और AD को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा और बट्टे में AD आ जाएगा। इसी तरह से EC और AE को जोड़ेंगे तो ये हमारा AC आ जाएगा और बट्टे में AE आ जाएगा। ऊपर देख के हम समझ लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं। DB और AD को जोड़ेंगे, DB और AD, देखो यहाँ से DB ये है और AD ये है, इसको जोड़ेंगे तो AB होगा, EC ये है, AE ये है, तो EC और AE को जोड़ेंगे तो हमारा AC होगा। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि इसका हमने व्युत्क्रम लिया था शुरू में, तो इसको फिर से एक बार उलट लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। इसको उलट देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। यही तुमको यहाँ पर साबित करना था और ये हमारा हो चुका है यहाँ से साबित, यानी कि प्रूव्ड। ये हो गया तुम्हारा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आ जाओ। प्रश्न संख्या 2 भी बेहद ही आसान है। क्या कह रहा है प्रश्न, आओ जरा हम समझते हैं। प्रश्न कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं दिया क्या है। समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हमारे पास, AB समांतर DC, AB समांतर दिया है DC, है ना, यही दिया है ना AB समांतर DC। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB है, EF समांतर AB है। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, यदि ABCD में AB समांतर DC है और EF समांतर AB है, इसका मतलब ये है कि AB समांतर DC, AB समांतर EF, यहां पर देखो AB समांतर EF समांतर DC हो जाएगा, यानी कि सारे रेखा एक दूसरे के, ये तीनों रेखा है ना, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। देन अगर देखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है तो बात कर ले। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको यहां से AE बट्टे ED, AE बट्टे ED और बराबर में BF बट्टे FC। आओ जरा देखते हैं प्रमाण। बहुत बेहद ही आसान होने वाला है हमारा प्रश्न, देखो कैसे। अच्छा रचना भी है, तो रचना सबसे पहले कर लेते हैं ना, उसके बाद देखेंगे। चलो जी, रचना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पिक्चर में कुछ अपन ऐड करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो रचना में हम क्या कर रहे हैं, AC को मिला रहे हैं, AC को मिलाया, ठीक है, और AC क्या कर रहा है, EF को ऊपर काट रहा है, जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है। अब आ जाओ प्रमाण की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ प्रमाण की बात कर लेते हैं। देखो यहां से अगर हम त्रिभुज ADE में बात करें, ADC में बात करें, त्रिभुज ADC इस वाले त्रिभुज में, तो देखेंगे त्रिभुज ADC में क्या है, EF समांतर DC है। देखो EF समांतर DC दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर ये EF पूरे के समांतर DC पूरा जो है ना, EF पूरा DC के समांतर है, इसका मतलब EO समांतर भी तो DC होगा, है ना। इसको हम लोग कर सकते हैं EO समांतर DC हो जाएगा। तो त्रिभुज ADC में हमारा आ रहा है EO समांतर DC, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा AO बट्टे OC। कहां से होगा ये, थेल्स प्रमेय से। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। आ जाओ जी इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। देन अगर हम दूसरे वाले त्रिभुज में बात करें, किस त्रिभुज में, देखना जरा गौर से। दूसरे त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, तो ये तुम्हारा OF समांतर
ओ एफ समांतर ए बी आ रहा है। अब ये कहां से आया? चूंकि ई एफ समांतर ए बी है, इसका मतलब ओ एफ समांतर भी ए बी हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अतः ए ओ बट्टे ओ सी हो जाएगा बराबर में बी एफ बट्टे एफ सी हो जाएगा। मतलब ए ओ बट्टे ओ सी बी एफ बट्टे एफ सी, ये भी हो जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय से। ठीक है जी, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। ए ओ बट्टे ओ सी यहाँ भी है और ए ओ बट्टे ओ सी यहाँ भी है, मतलब दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे एफ सी के। ये हो गया तुम्हारा यहां से साबित। ठीक है जी, आगे बढ़ो। उदाहरण का लास्ट प्रश्न है हमारे पास, क्या कह रहा है और जरा हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गिवन क्या हमारे पास, देखना जरा क्या दिया है। अब वो दिया है आकृति 6.16। ये जो आकृति है ये 6.16 है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में। पी एस बट्टे एस क्यू है, पी एस बट्टे एस क्यू है बराबर पी टी बट्टे टी आर है, पी टी बट्टे टी आर है। पहली बात पी एस बट्टे एस क्यू है और पी टी बट्टे टी आर है, तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी एस टी ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण है ना, पी आर क्यू ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। पी एस बट्टे एस क्यू है और पी टी बट्टे टी आर है। तो साबित क्या करना है हमको, इसके बारे में हम लोग विचार कर ले जरा। तो साबित क्या करना है, देखो यहां से साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको कैसे साबित कर सकते हैं? इसको साबित करने के लिए हमको पी क्यू बराबर साबित करना पड़ेगा पी आर। जब दो भुजा बराबर है मतलब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए कैसे करेंगे आओ जरा हम देखते हैं। इसके लिए आओ जरा हम देख लेते हैं क्या करना है, कहां से शुरू करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर तुमको दिया है, क्या है हमारे पास वो देखो। दिया है कि पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर, ये दिया है। इसका मतलब होगा ये, इसका मतलब होगा ये कि एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर। ये लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से या प्रमेय 6.2 से, है ना। यदि भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है इसका मतलब एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। एस टी समांतर क्यू आर हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं कोण पी एस टी और बराबर हो जाएगा कोण क्यू, है ना। समीकरण 1 ले लो। इसी तरह से कोण पी टी एस, कोण पी टी एस बराबर हो जाएगा कोण आर, समीकरण 2 लिख लो। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास दिया क्या है? दिया है कोण पी एस टी, ठीक है, पी एस टी बराबर कोण आर, ये हमारा समीकरण 3 लिख लो। ठीक है, अब देखो यहां से पी एस टी बराबर क्या है? पी एस टी बराबर कोण 1 है और पी एस टी बराबर यहां पर कोण आर है। तो समीकरण 1 और 3 से देखेंगे, समीकरण 1 और 3 से तो यहां पर क्या देख रहे हैं? पी एस टी बराबर कोण क्यू है और पी एस टी बराबर कोण आर है। पी एस टी यहां भी है, पी एस टी यहां भी है, इसका मतलब कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। कोण क्यू बराबर हो जाएगा हमारा कोण आर। अब जब दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। इट मीन्स कि ये हो जाएगा पी क्यू बराबर में पी आर। यहाँ कारण लिख सकते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अच्छा एक बात और समझो, ये जो हमने कोण बराबर किया है ना, कोण पी एस टी बराबर कोण क्यू, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि एस टी जो है ना समांतर है क्यू आर के, तो ये है ना कोण पी एस टी यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। और ये दोनों कोण जो है क्या कहलाता है? संगत कोण। क्या कहलाता है हमारा? संगत कोण।
इसी तरह से ये कोण जो है ना इस कोण के बराबर होता है और ये दोनों कोण हमारा क्या कहलाता है, संगत कोण। तो संगत कोण के कारण ये दोनों बराबर हो रहा है। चाहो तो तुम यहाँ लिख भी सकते हो संगत कोण से बराबर हो रहा है, ये संगत कोण से बराबर हो रहा है। बाकी तुम्हारा जो है ना PQ बराबर PR साबित हो रहा है, मतलब PQ भुजा PR के बराबर है, अतः त्रिभुज PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है।